हेलो गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरजे अकेडमी। आरजे अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से एक नए मैच के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। जिन बच्चों को नहीं पता यार, हम लोग यहां पर खेल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग और आज उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैच नंबर 2 है। सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे लेवल नंबर 2। एक लेवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी पहले हो चुका है एंड ये मैच मेरे साथ साथ आप लोग भी खेल सकते हैं। डेफिनेटली जितने भी सेशंस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ये सेशंस एक दिन पहले ही टेस्ट के रूप में आपको मिलते हैं आरजे अकेडमी की ऐप के ऊपर। तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लें भैया आरजे अकेडमी की ऐप को। आरजे अकेडमी की ऐप के ऊपर आपको एक कोर्स मिलेगा, दैट इज अग्नि प्लस प्रो। तो आपको एक कोर्स को ओपन करना है। कोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटेंट सेक्शन। आप यहाँ पर जाइएगा एंड इसके अंदर आपको मिलेगा एक फोल्डर, दैट इज टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग। आप यहाँ पर सभी सेशंस को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आप लोग यहाँ पर खेल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने इस टेस्ट के अंदर स्कोर किया 60% या फिर उससे ज़्यादा, तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे अग्नि प्लस और अग्नि प्लस प्रो के अंदर विद फ्लैट 60% ऑफ, यानी कि इन जस्ट ₹145 आप लोग हमारे अग्नि प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आप अपने अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज लेवल 2। एक लेवल हो चुका है। आई होप आपने लास्ट सेशन भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन दे दूंगा, इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप लोग लास्ट सेशन को देख सकते हो। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है, अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज, है ना। हम सभी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आपके पास EMF होता है, जो स्टैंडर्ड EMF होता है, वो हम लोग 0 वोल्ट लेकर चलते हैं। लेकिन वो 0 क्यों होता है, सवाल ये है। सो देयर आर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन इज ईजियर टू ऑक्सीडाइज। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी 0। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात का इसके 0 होने से कोई खास कनेक्शन होता है नहीं वैसे, है ना। एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका भी EMF से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। अब यहाँ पर दो बातें हैं, ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो ये EMF है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये अज्यूम किया गया है भैया 0 नहीं होता है। किसी ना किसी को तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने रेफरेंस किसको बनाया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस बना दिया और उसके EMF को, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो या फिर आप लोग बोल सकते हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को हम लोगों ने क्या मान लिया भैया, 0 मान लिया। तो दोनों ही 0 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सही नहीं हो सकता है। अब लास्ट सेशन के कुछ कमेंट्स थे, बच्चे कह रहे थे कि सर जो आप आंसर्स लेकर आते हो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो अब जो है वो आंसर्स को इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर डाल दिया गया है। आज के सेशन के अंदर आपको इंग्लिश वाले सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश वाले भी आपको सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। दैट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज SHE इज कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसको रेफरेंस हमने माना हुआ है ना। इसी के रेफरेंस में आप बाकी सबका निकालते हो तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 0। इसी तरीके से आपको जो आंसर है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिला है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहां से आप लोग अपने आंसर्स को अब चेक कर सकते हैं। आज के दिन का सवाल नंबर 2, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शंस। आपको 2 हाफ सेल रिएक्शंस गिवन है, एक सिल्वर के लिए गिवन है, एक आपको टिन के लिए गिवन है। दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी क्या होगी आपकी SRP और ये भी क्या होगी आपकी SRP, ठीक है। आगे लिखा भी हुआ है भैया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यही वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, 0.80 वोल्ट एंड -0.14 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ये आपको एक सेल गिवन है, इसका स्टैंडर्ड EMF आपको निकालना है, ठीक है। और कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर दे रखी है वही 1 मोलर, दैट इज स्टैंडर्ड वाली बात कर रखी है। टेम्परेचर भी कितना है, 25 डिग्री है, तो आपको स्टैंडर्ड ही निकालना है। तो स्टैंडर्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है यार, E0 सेल क्या होता है, E0 सेल होता है भैया E0 SRP लिख दो जो भी कैथोड पे है, माइनस E0 SRP लिख दो जो भी एनोड पे है। तो बस ये समझ लो कि आपके पास क्या चीज़ कैथोड पे और क्या चीज़ एनोड पे है। उसके बाद तो बस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है और आपको SRP की फॉर्म के अंदर ही वैल्यूज गिवन है। तो सर एनोड पे क्या होगा, तो भैया चेक करो रिप्रेजेंटेशन को। जो चीज़ पहले होती है वो कहाँ पर होती है आपके पास, एनोड पे होती है, और जो चीज़ बाद में होती है वो कहाँ पर होती है आपके पास, कैथोड में होती है। द रिप्रेजेंटेशन इज लाइक ABC, एनोड, ब्रिज एंड देन क्या होता है आपके पास, कैथोड। तो यार कैथोड पे क्या है, कैथोड पे सिल्वर है, सिल्वर की वैल्यू की दे रखी कितनी आपको 0.80 वोल्ट माइनस। एनोड पे क्या है, एनोड पे आपके पास टिन है, इसकी वैल्यू है आपके पास माइनस का 0.14, तो ये बन जाएगा 0.94 वोल्ट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सवाल था। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंग्लिश के अंदर भी आपको मिलेगा, इंग्लिश के अंदर भी आपको मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो आप जरूर अपने इस आंसर को देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर 2 हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। 2 आपके पास हाफ सेल्स हैं, एक कैडमियम का है, एक सिल्वर का है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए आपको पूछा गया है भैया फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, मतलब एक स्टेप और आगे चला गया है। अगर आपको फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, मतलब अगर आपको डेल्टा G निकालना है, तो भैया डेल्टा G आप लोग कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है उसका डेल्टा G का, डेल्टा G होता है माइनस का NFE सेल। अब अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा भैया स्टैंडर्ड, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड।
तो अगर मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी निकालना है तो मुझे भैया ई नोट सेल की रिक्वायरमेंट होगी, और ई नोट सेल निकालने के लिए मेरे को बस ये जानना है कि जो दोनों हाफ सेल गिवन है उसके एसआरपी की वैल्यू क्या है, एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है। तो एसआरपी की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ये देख सकते हो आप, तो ये भी क्या होगा एसआरपी और ये भी क्या होगा एसआरपी। अगर मुझे ये निकालना है कि मेरा ई नोट सेल कितना होगा, तो ई नोट सेल निकालने के लिए आपको चाहिए होता है ई नोट एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट एस आर पी ऑफ एनोड। अब सर कौन कैथोड पे और कौन एनोड पे, तो उसके लिए आप चेक करो भैया अपनी रिएक्शन में आप देख पाओगे कि भैया कैडमियम यहाँ पर 0 स्टेट में था और यहाँ पर चला गया +2 में। ये हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये हुआ है आपके पास ऑक्सीडेशन, जो कहाँ पर होता है, जो होता है भैया एनोड के ऊपर। और सिल्वर गया है +1 से कहाँ गया है भैया 0 के अंदर, तो ये हो गया आपके पास रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पर होता है भैया, ये होता है आपके पास कैथोड पे, है ना। रिडक्शन कहाँ पर होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पे। तो कैथोड पे यहाँ पर सिल्वर वाला है, सिल्वर वाले का एसआरपी कितना है भैया 0.80 है, माइनस करोगे। एनोड वाले का एसआरपी कितना है, माइनस का 0.40 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.20 वोल्ट। दिस वैल्यू इज 1.20 वोल्ट। तो ई नोट सेल आ गया। अब ई नोट सेल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा भैया, ये कितनी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर 1.20। अब ये वैल्यू आप वोल्ट के अंदर पुट करते हो। फेरेडे कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पुट कर सकते हो 964500, है ना। ये आप कूलम्स के अंदर यहाँ पर, अच्छा 450 ओनली है ना, 450, और ये आप कूलम्स के अंदर यहाँ पर पुट करते हो, कूलम्स के अंदर। कूलम्स इंटू वोल्ट क्या होता है भैया जी, आपके पास जूल होता है, ठीक है। कूलम्स इंटू वोल्ट क्या होता है, आपके पास जूल होता है। और एन यहाँ पर है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं। अब कितने मोल ट्रांसफर हुए हैं ये आपको भैया हाफ सेल से डिसाइड नहीं करना है, बिकॉज एक के अंदर तो 2 है और एक के अंदर तो 1 है। तो कहाँ से करोगे डिसाइड करोगे अपनी कंप्लीट रिएक्शन से। यहाँ पर कैडमियम को देखो आप, तो 0 से +2 गया है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसने भैया पक्का किया होगा। तो सर यहाँ तो एक का ही है भैया, एक का नहीं है, यहाँ पर 2 सिल्वर प्लस हैं, तो एक ने किया 1 को गेन, तो 2 ने किया होगा 2 को गेन, है ना। तो नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब इसको ऐड किया है, तब ये बनी है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू आपके पास बेसिकली होने वाली है 2 मोल। और यहाँ पर जो ये चार्ज होता है दिस इज कूलम्स पर मोल ही होता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो इसके यूनिट में पर मोल भी आता है, तो मोल से मोल कट जाएगा। सी इंटू वी कितना होता है, जूल होता है, और इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जो आंसर है वो जूल में निकल कर आएगा, फिर उसको आप बाद में किलो जूल के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सोल्यूशन किया हुआ है, माइनस का 2 टाइम्स 96500 1.20 ये जूल के अंदर आंसर आया, फिर इसको किलो जूल के अंदर कन्वर्ट किया है, एंड हेंस आवर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आपको इंग्लिश के अंदर भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सवाल के ऊपर आप फोकस कीजिए। सेशन आपको अच्छा लगता है, सेशन को लाइक जरूर करना है आप लोगों को, है ना। जो प्रीवियस सेशंस हो चुके हैं भैया वो सेशंस भी जरूर देखें, वहाँ पर भी हमने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो। बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस चैनल के ऊपर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। अगला सवाल है आपके पास, द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर गिवन बिलो, है ना। कुछ आपके पास यहाँ पर हाफ सेल्स गिवन है और उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा इसके अंदर से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपने सवाल पहले नहीं किया, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो भैया वीडियो को पॉज किया करो, पहले आप लोग सॉल्व किया करो, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को देखा करो। टाइम की बचत हो, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए हम लोग तुरंत फटाफट से सोल्यूशन कर लेते हैं। बाकी आप लोगों के पास फैसिलिटी है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके सवाल को एक बार जरूर खुद से कंप्लीट सोल्व करके देखो कि भैया मेरा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है भैया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए भैया ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज। तो इन सब में से जो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सीधी सी बात ये है, वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन होगा भैया, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, जिसके एसओपी वैल्यू ज़्यादा, वो जल्दी क्या होगा भैया ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन आपको दे रखी है वैल्यू एसआरपी, तो एसओपी और एसआरपी के अंदर बस एक नेगेटिव का फर्क होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर एसओपी ज़्यादा है तो मतलब एसआरपी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और वो सबसे बढ़िया क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो चेक करो कि इसके अंदर सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, सबसे कम एसआरपी वैल्यू। तो एल्यूमिनियम +3 से 0 में गया, माइनस का 1.67 लेकर गया, लेकिन यहाँ पर देखो आप सेकंड वाली वैल्यू माइनस का 2.34, है ना, माइनस का 2.34 सबसे छोटी वैल्यू। मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसकी जो एसआरपी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कम थी। आंसर इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें कंफर्टेबल हो आप आंसर चेक करो। अभी के लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, सवाल क्या है, इफ डेल्टा जी नोट ऑफ द सेल रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है, ये आपके पास एक रिएक्शन है, आपसे बोला गया है कि इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू है -21.52। तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब
जिस रिएक्शन का आपको डेल्टा जी नोट पूछा है, क्या वो रिएक्शन एकदम वही है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है? तो रिएक्शन तो वही है, बस ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी मैं रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान रखिएगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ईएमएफ चेंज नहीं होता, क्योंकि ईएमएफ एक इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, लेकिन उसका डेल्टा जी चेंज होगा, बिकॉज डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो भैया जो नया डेल्टा जी नोट होगा इस रिएक्शन का वो 2 टाइम्स होगा पहले वाले का, और अगर पहले वाला इतना है तो भैया आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन तो रहेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा -43.04, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा होगा। ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखें इस बात को। अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करें और इसे जरूर आप लोग एक बार सॉल्व करके देखें। सवाल है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्रेशर दे रखा है आपको H2 गैस का 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 हम लोग कंसीडर करते हैं, वो तब करते हैं जब कंडीशन कैसी हो, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, कंसंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए उस वक्त, 1 मोलर होनी चाहिए, बट यहाँ पर 0.1 दे रखी है, मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको नर्ड्स इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए पहले अपनी इक्वेशन लिखोगे। तो अगर मैं SRP की फॉर्म के अंदर लिखूं तो H+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आपके पास हाइड्रोजन गैस की अगर फॉर्मेशन करनी है तो 2 H+ की रिक्वायरमेंट है, और 2 को बेसिकली 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होने वाली है वो आपके पास देखो, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। द कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर एंड द प्रेशर गिवन इज बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं इसके ऊपर नट्स इक्वेशन को अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी वो भैया, दैट विल बी E इज इक्वल टू E नोट। अब मैं यहाँ पर सेल नहीं लिखूंगा बिकॉज ये एक हाफ सेल है, और हाफ सेल के ऊपर भी आप लोग नट्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। टेम्परेचर 25 डिग्री है तो मैं यहाँ पर माइनस का 0.591 डिवाइड बाय n की जगह मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, बिकॉज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। और इस इक्वेशन के हिसाब से जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या है, H2 गैस है, और H2 गैस का प्रेशर कितना है, बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर, डिवाइड बाय क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+। लेकिन इसके साथ में आपको ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज आगे कोफिशिएंट कितना है भैया, आपके पास 2 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको इंटरचेंज करना चाहूँ तो ऑब्वियसली बात है, होता क्या है, होता ये है कि अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो बाहर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। इसको रफली 0.06 लिख दूँ। अच्छा, ऑप्शंस के अंदर अगर 59 है तो आप 59 रखिएगा भैया, कोई बात नहीं। और इसको कर दूंगा log ऑफ H+ का स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी याद करो यार, ये जो स्क्वायर है इसका, ये स्क्वायर तो आगे आ सकता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है, दिस स्क्वायर कैन कम आउट। तो क्या बन जाएगा, E नोट होता है 0, हम अज्यूम करते हैं, एंड दिस विल बी 2 इंटू में 0.059 एंड कंसंट्रेशन इज 0.1, एंड 0.1 को आप लिख सकते हो 10 की पावर -1। तो जैसे 2 को बाहर निकाला वैसे ही -1 को भी बाहर निकाल सकते हो। तो जब -1 को बाहर निकालोगे तो आंसर क्या बन जाएगा भैया, E बन जाएगा माइनस का, एंड इसका आप करोगे 2 टाइम्स तो दिस विल बी माइनस का यहाँ पर करोगे 2 इंटू में 0. अच्छा, नीचे डिवाइड बाय 2 भी था भैया, नीचे भी एक 2 है डिवाइड में, और उस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.059 वोल्ट, बिकॉज log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। यहाँ पर ऑलरेडी नीचे एक 2 था, देख सकते हो 2 था, ये 2 यहाँ पर रहेगा, पावर बाहर आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बनेगा माइनस का 0.059। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या होगा, इसका सही क्वेश्चन होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला सवाल देखिए भैया, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ E नोट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन एक रिएक्शन दे रखी है आपको और आपको इसका E नोट सेल निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10 की पावर 6। अब यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो आप लोग, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E नोट सेल का क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन बेसिकली डेल्टा जी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस का NF E नोट सेल के, और यही बराबर होता है माइनस का RT ln K इक्विलिब्रियम के ही। ये इसके बराबर भी होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में बराबर होते होंगे। तो अगर मुझे E नोट सेल निकालना है तो E नोट सेल क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा RT अपॉन में NF इंटू में ln, या फिर आप इसको भी log में कन्वर्ट कर दें। तो अगर मैं इसको log में कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बी 2.303, दिस इज RT अपॉन में n टाइम्स ऑफ F, और ये बनेगा log ऑफ K इक्विलिब्रियम, एंड द K इक्विलिब्रियम वैल्यू इज 10 की पावर 6। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करें भैया 10 की पावर 6। अगर आपको याद हो टेम्परेचर अगर 25 डिग्री होता है, बिकॉज यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, डेल्टा जी नोट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E नोट सेल, तो स्टैंडर्ड की बात हो रही है भैया, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड पे टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री, और 25 डिग्री के ऊपर इस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है 0.0591, याद करते हो आप इसको 0.591। सर एन की वैल्यू क्या ले, वो आपको समझ आएगा इक्वेशन से, देख सकते हो यहाँ पर SN गया है +2 से +4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और कॉपर गया है +1 से
+2 से +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बेसिकली गेन हुआ है, यहाँ पर 2 का लॉस हुआ है और यहाँ पर 1 का क्या हुआ है, बेसिकली गेन हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस n की वैल्यू को पुट करना पड़े तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूँगा? अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा ध्यान से तो पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है। इक्वेशन में जब आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक अब जाकर ये इक्वेशन बैलेंस होगी। चार्ज यहाँ कितना हो गया भैया, 4 प्लस 2 6 प्लस, यहाँ भी कितना हो गया 2 प्लस और 4 प्लस। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है और ये बन जाएगा जी आपके पास आपका ई नोट सेल जो आपसे पूछा गया था। बस इसी चीज़ को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू एक बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ भैया। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन आपको बैलेंस नहीं दे रखी थी तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद ये फैक्टर बनेगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू में log ऑफ 10 6 बाहर आ गया। सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.1773। आई होप समझ आया होगा, सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट आप प्लीज़ एक बार इसको एंड तक सोल्व करें, सभी क्वेश्चंस को एंड तक सोल्व करें। ऐसा नहीं हो कि सर ये क्वेश्चन तो भैया मैं कर ही लूँगा, ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक, आंसर तक आप लोग जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सेल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड, बिल्कुल सही बात है। व्हाट विल हैपन इफ कैथोड इज पुल्ड आउट ऑफ ए सोल्यूशन, अगर कैथोड को आप बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप एक बार ऑप्शंस को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आप लोग सोचिए कि आप इन 4 में से किस ऑप्शन को आप लोग चूज करते। मैं अगर होता तो मुझे पहले से पता है मुझे ऑप्शन को नहीं पढ़ना है। अगर मैंने कैथोड को पुल कर दिया, बाहर निकाल दिया, अगर मैंने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया तो ये सर्किट ही आपका टूट गया है, बीच में सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा भैया। सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा था, बिकॉज आपने इलेक्ट्रोड डिप करी थी किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो कंडक्शन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो वो रास्ता जो है वो बंद हो गया है, सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, यानी कि सब कुछ रुक जाएगा। एंड ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, नन ऑफ दीज मूवमेंट विल टेक प्लेस। एकदम सही बात है, इसके अंदर कोई भी कैसी भी मूवमेंट होनी बंद हो जाएगी बिकॉज सर्किट ही आपका टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज मूवमेंट विल टेक प्लेस। अगला सवाल देखते हैं। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, तो कहां पर क्या होता है, Cl2 गैस लिबरेट होने वाली है क्या एनोड पे, लिथियम कहां डिपॉजिट होगा, कैथोड पे या एनोड पे। एज द करंट फ्लोज pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड एज द करंट फ्लोज pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस। तो बड़े अजीबोगरीब ऑप्शन से हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी कभी खतरनाक सी लगती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है लिथियम क्लोराइड, तो अगर मैं बात करूँ लिथियम क्लोराइड की तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक इसके अंदर आयन कौन सा है भैया, लिथियम प्लस है। एक इसके अंदर आयन कौन सा है, Cl नेगेटिव है। तो एनायंस भागेंगे एनोड की तरफ, कैटायंस भागेंगे कैथोड की तरफ। लेकिन अगर सॉल्यूशन आपको एक्वस दे देना तो पानी का भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि पानी का भी रिडक्शन हो सकता है और पानी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। याद है आपको पानी, है ना, पानी जो है पानी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, पानी का भी रिडक्शन हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं इसकी। लेकिन जब आपके पास कैटायन ग्रुप नंबर 1 का या ग्रुप नंबर 2 का होता है तो ऐसे केसेस के अंदर वो जो मेटल है वो मेटल आपके पास हार जाता है। मेटल का रिडक्शन नहीं होता बल्कि पानी का रिडक्शन होता है। किसका होता है भैया, पानी का रिडक्शन होता है इंस्टेड ऑफ मेटल, क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले कैटायन से। तो रिडक्शन किसका होगा भैया, यहाँ पर पानी का होगा, ना कि लिथियम का। तो एक ऑप्शन काटूंगा पहले मैं, क्या काटा मैंने कि लिथियम तो डिपॉजिट नहीं हो रहा भैया कैथोड पे। सर एनोड पे क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन वाले केस के अंदर अगर आपके पास क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और पानी का भी हो सकता है, लेकिन विद क्लोरीन पानी हार जाता है ना, बल्कि किसका होता है आपके पास Cl नेगेटिव का ही होता है। तो जब Cl नेगेटिव भागेगा एनोड की तरफ तो वो कैस में एलिमिनेट होगा, अपनी एलिमेंटल स्टेट में जाएगा, और Cl की एलिमेंटल स्टेट होती है Cl2, यानी कि Cl2 विल बी लिबरेटेड एट एनोड। ये बात बिल्कुल सही है सर, बट नीचे वाले 2 ऑप्शन भी क्लियरिफाई कर दो सर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पानी का होगा रिडक्शन, तो चलो पानी का रिडक्शन करते हैं। पानी का रिडक्शन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, समझ में कैसे आता है सर ये वाली बात। यार O की स्टेट यहाँ पर -2 है और H की यहाँ पर +1 है, और मुझे पानी का करना है बेसिकली रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब O तो ऑलरेडी अपनी नेगेटिव -2 में यानी कि अपनी मिनिमम में है, उससे नीचे तो O जा नहीं सकता, लेकिन जो H है वो भी +1 के अंदर है, और H से आपके पास H2 गैस जो है वो बिल्कुल बन सकती है। H2 के अंदर H की स्टेट हो जाएगी 0, तो H जाएगा +1 से किसके अंदर 0 में, यानी कि देखो रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है रिडक्शन भैया, पानी का हो रहा है। और O एज इट इज रहेगा तो O यहाँ पर रहता है इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव। अब रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए भैया मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। और अब आपके पास आई थिंक 4 H हो गए, 2 और 2 4 H हो गए, 2 O हैं, और आपके पास यहाँ पर भी क्या है 2 O हैं। और अगर मुझे चार्जेस को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, इधर की तरफ हम लोग चाहें
तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। इसमें गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कैथोड के ऊपर लिथियम डिपॉजिट नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। साथ में सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव बढ़ रहा है। अगर OH नेगेटिव बढ़ेगा तो भैया पीएच की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि पीएच कांस्टेंट नहीं रहेगा। OH नेगेटिव निकल रहा है ना भैया, अगर निकलेगा तो अगर OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो H प्लस घट रही है, अगर H प्लस घटता है तो पीएच क्या होता है भैया? बढ़ता है। तो पीएच डिक्रीज नहीं करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि इंक्रीज करेगा, जो ऑप्शन के अंदर नहीं था। राइट तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं भी आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपके पास जो है वो आंसर्स अवेलेबल हैं। आप दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आंसर को देख सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी करना है आपको अपने सभी दोस्तों के साथ में, है ना। जहाँ जहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सोशल मीडिया के अंदर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह आप लोग इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। अगला सवाल है आपके सामने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड पोजिशन। आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, इट इज़ इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। Na की वैल्यू दे रखी है आपको 6 × 10⁻23। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे अगर मुझे इलेक्ट्रोड डिपोजिशन करना है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर का? सीधी सी बात है। तो पहले काम करते हैं, इसको मोल में निकाल लें। तो जैसी वैल्यू दे रखी है इसके हिसाब से आपको याद भी आ जाएगा कि जो मोलर मास होता है किसका? कॉपर का, वो होता है आपके पास 63.5 ग्राम। सो देयरफॉर गिवन मोल्स ऑफ कॉपर, गिवन मोल्स ऑफ कॉपर कितने हो जाएंगे? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, यानी कि 63.5 ग्राम डिवाइड बाय 63.5 ग्राम पर मोल। आंसर आएगा जी 1 मोल। यानी कि मुझे 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करना है। अच्छा, अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कैसे होता होगा यार? ये तो पता ही है आपको। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर +2 के अंदर मौजूद है, ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा? बेसिकली कॉपर बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो आप इक्वेशन को देख सकते हो, 1 मोल कॉपर सल्फेट को, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको? 2 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 12 × में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि Na की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 6 × में दिस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 12 × में 10⁻23। तो राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल है और आज के इस लेवल के अंदर आपको फैराडे लॉ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फैराडे लॉ एक अंडर रेटेड टॉपिक रहा है नेट के अंदर, अब यहाँ से क्वेश्चंस आने लग गए हैं। पहले भी आते थे लेकिन बेसिक में बंद हो गए थे, अब वापस से फैराडे लॉ के ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। एक और बढ़िया सवाल है, देखो फैराडे लॉ से रिलेटेड ही आपके कॉपी आपके सामने ही है ना। वीडियो को जरूर पॉज करें, एक बार आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखें। क्वेश्चन है, W ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन अ कॉपर वोल्टामीटर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अगर मैंने 2 एम्पेयर, मैं इसको नोट कर देता हूँ, अगर मैंने 2 एम्पेयर का करंट अगर मैंने 2 घंटे तक फैलाया तो मेरे पास W ग्राम कॉपर का डिपॉजिट हो गया। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। आगे है, इफ़ 1 एम्पेयर, अगर मैंने करंट 1 एम्पेयर कर दिया, इज पास्ड फॉर 4 आवर, और ये 4 घंटे तक आपके पास मैंने करंट को रखा, तो अब बताइए कितना ग्राम आपके पास जो है वो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यार जो भी आपके पास मेटल डिपॉजिट हो रहा है, अगर मैं उसका फॉर्मूला यहाँ पर चेक करवाऊँ आपको, तो फॉर्मूला होता है Z × में I × में T। इसमें Z होता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि आपका सोल्ट सेम है तो मेटल की वैलेंसी जो होगी दोनों ही केसेस के अंदर सेम रहेगी, सेम वैलेंसी से वो 0 में जाएगा। बिकॉज मेटल जब डिपॉजिट होगा तो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगा, वहाँ तो उसकी स्टेट 0 होगी। तो पहले कॉपर की क्या रही होगी? +2 रहेगी, वही +2 मान लो इस केस के अंदर भी है, इस केस के अंदर भी है। वैसे कॉपर +1 के अंदर भी होता है, तो आप चाहो तो +1 मान लो, लेकिन जो भी मानोगे वो दोनों केस में सेम मान के चलना पड़ेगा आपको, दोनों के अंदर सेम है मतलब वो। तो Z की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। और I × में T, यानी कि दोनों का मल्टीपल अगर सेम हुआ तो W की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे चेक करो भैया, 2 × में 2, तो 2 × में 2 कितना बन रहा है आपके पास? 4 बन रहा है। और यहाँ चेक करो 1 × में 4 कितना बन रहा है? ये भी 4 बन रहा है। तो अगर Z सेम है, I और T का मल्टीपल सेम है, तो भैया जो कॉपर डिपॉजिट होगा उसका वेट भी क्या होगा? सेम होगा। और इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास? W का W ही होगा। ध्यान से देख लो आप, जो वेट डिपॉजिट है उसका फॉर्मूला होता है ZIT। ठीक है, Z दोनों के लिए सेम है, I और T का मल्टीपल सेम है, तो W की वैल्यू भी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पेपर के अंदर कंफ्यूज कर देते हैं, बट आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले ही कर ली है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको फैराडे लॉ के ऊपर से। बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम डिपॉजिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्वस H2SO4 एंड फ्यूज्ड MgSO4। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो तो इक्विवेलेंट, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस
एंड मैग्नीशियम डिपॉजिटेड। एक केस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन की गैस डिपॉजिट होगी, और एक केस के अंदर क्या होगा भैया, मैग्नीशियम का मेटल डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम के लिए आप लोग दे रहे हैं। कहने का मतलब है चार्ज दोनों के अंदर आप सेम सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो इनका मास डिपॉजिट होगा उनका रेशो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो वेट डिपॉजिट होता है, जो वेट डिपॉजिट होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के, है ना, उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो हाइड्रोजन गैस कैसे होगी डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट होगी जब आपके पास 2H+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और क्या बनाएगा भैया, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और Mg कैसे होगा डिपॉजिट, Mg तो भैया MgSO4 के अंदर Mg+2 के अंदर होगा, और यहाँ पर भी ये लेगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा बेसिकली, ये बनाएगा भैया Mg सॉलिड बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस रिएक्शन कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास इज 2 ग्राम पर मोल एंड n फैक्टर इज 2, यानी कि इक्विवेलेंट वेट विल बी 1। और जबकि यहां पर बात करूं तो यहां पर व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है, वैसे तो 24 होता है, लेकिन यहां पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर हुए हैं, तो कितना आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा 12। तो जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो वेट ऑफ कॉपर या फिर सॉरी वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 1:12 भी आंसर आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फैराडे सेकंड लॉ डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। 4 नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर 2 के अंदर भी आया ना और बच्चों ने रिवाइज नहीं कर रखा है लो, तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो अक्सर भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है, लेकिन आपको वो सारी बातें याद रखनी है, बिकॉज CSIR नेट के एग्जाम के अंदर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं तो फिर आप उस यूनिट को कंप्लीटली फॉलो करें, कोई भी पार्ट बीच का आप लोग छोड़े नहीं, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, ना स्टार्टिंग का, ना बीच का, ना एंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया फैराडे लॉ के ऊपर से, और बड़ा अच्छा सा सवाल है ये। द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास्ड थ्रू 2 सेपरेट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ निकल नाइट्रेट एंड क्रोमियम नाइट्रेट। एक जगह निकल नाइट्रेट है, एक जगह क्रोमियम नाइट्रेट है। If 0.3 gram of nickel was deposited in the first cell, the amount of chromium deposited in the is कितना है। तो वही बात है, वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, वेट ऑफ निकल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। फैराडे के सेकंड लॉ से फॉर्मूला निकल कर आता है। तो वेट ऑफ निकल दे रखा है 0.3 और इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। देखो अगर निकल नाइट्रेट्स का सोल्यूशन है तो यहाँ पर निकल मौजूद है भैया +2 के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ जाएगा, निकल सॉलिड में डिपॉजिट होगा। और यहाँ पर जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम प्रेजेंट है +3 में, तो क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम +3 में है तो ये लेगा भैया 3 इलेक्ट्रॉन और ये डिपॉजिट होगा एज ए क्रोमियम सॉलिड इस तरीके से। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल, वेट दे रखा है 59, तो ये वेट कितना हो जाएगा आपके पास इस वाले केस में, ये हो जाएगा भैया 59 डिवाइड बाय 3 एंड क्रोमियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 52। अच्छा ये क्रोमियम है नोट कॉपर, क्रोमियम है भैया, दिस इज क्रोमियम एंड 52 डिवाइड बाय 2। निकल का वेट आपको दे रखा है बेसिकली दैट इज 0.3 और वेट ऑफ क्रोमियम आपको देखो यहाँ पर निकालना है। इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो निकल का निकाल रखा है 59/2 करके, है ना, एंड यहाँ निकाल रखा है क्रोमियम का 52/3 करके, वैल्यूज निकाल रखी है और वहीं पर यूज इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के बराबर कर रखा है। मास ऑफ क्रोमियम डिवाइड बाय 0.3, यहाँ पर बस उल्टा लिखा हुआ है, चीज़ें बिल्कुल सेम ही है। पूरा सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा 0.17 ग्राम। आंसर विल बी व्हाट, 0.17 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ये भी आपके पास फैराडे लॉ के ऊपर से ही क्वेश्चन था और ये एक बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन तो पेपर के अंदर 4 नंबर के अंदर डेफिनेटली आ सकता है। सवाल है, ए करंट ऑफ 9.65 एम्पेयर पासिंग फॉर 16 मिनट 40 सेकेंड थ्रू अ मोल्टन टिन सोल्ट, टिन का कोई एक सोल्ट होगा, हमें नहीं पता टिन का सोल्ट कौन सा है, डिपॉजिटेड 5.95 ग्राम ऑफ टिन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टिन इन द सोल्ट इज, मतलब जो भी सोल्ट रहा होगा, जो भी सोल्ट है टिन का, इसके अंदर टिन की स्टेट क्या है, +2 भी हो सकती है टिन की, +4 भी हो सकती है टिन की, है ना, +5 भी हो सकती है। तो कौन सी स्टेट है वो आपसे पूछा है, टिन की कौन सी स्टेट है इस सोल्ट के अंदर, वो आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि टिन की भैया N+ स्टेट रही होगी, तो इसने क्या किया होगा, N इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे और क्या करना होगा, वो बेसिकली Sn सॉलिड में डिपॉजिट हुआ होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। एज पर द क्वेश्चन बोला हुआ है कि यार 5.95 ग्राम डिपॉजिट होगा, 5.9 ग्राम। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि यार कितने मोल्स Sn के डिपॉजिट होंगे, कितने मोल्स, तो कैसे निकालेंगे, इसका वेट कितना है एंड डिवाइड बाय इसका मोलर मास, वो दे रखा है आपको एंड दैट इज 119
एंड मोलर मास कितना है बेसिकली 119। ये बेसिकली टिन का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है 119। तो ये हमारे पास क्या निकल गए, मोल्स ऑफ एसएन निकल गए। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक मोल एन इलेक्ट्रॉन्स को लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है भैया, एक मोल जो है वो एन इलेक्ट्रॉन्स को लेके चल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर समझ में आ जाए कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स बने हैं, कितने मोल्स बने हैं, तो उसको कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, उसे कितने मोल की रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ जाएगा। मतलब वहाँ से क्या निकल जाएगा, आपके पास एन निकल जाएगा। देखो पूरा सोल्यूशन किया हुआ है, आप एक बार यहाँ पर जरा ध्यान से देखें। करंट दे रखा है आपको 9.65 एम्पेयर, टाइम दे रखा है 16 मिनट 40 सेकंड। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कंप्लीट बनेगा आपके पास 1000 सेकंड। बिकॉज जब चार्ज निकालते हो आप आई इंटू में टी करके, तो ये तो आप लेके चलते हो एम्पेयर में, लेकिन ये आप लेके चलते हो भैया सेकंड में। तो यहाँ पर मिनट को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है और फिर आपको 40 सेकंड ऐड करना है। ये इसीलिए दे रखा है ताकि आपके पास यहाँ पर एक राउंड फिगर बन जाए 1000 सेकंड की। कितना डिपॉजिट हुआ भैया, 5.95। एटॉमिक वेट दे रखा है इतना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, आई इंटू में टी निकाल लोगे, इतना चार्ज 9650 कूलम्स आपके पास यहाँ पर होता है। अब आपको पता है कि 96500 कूलम्स को ही हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। सिंपल सी बात है ये, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96450 कूलम्स के बराबर होता है। या फिर कुछ जगह इसको रफली क्या बोल देते हैं, 96500 भी बोल देते हैं, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि इतने कूलम्स के अंदर 1 फैराडे होता है। तो बताओ मुझे 9650 कूलम्स में कितने फैराडे हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 96500 इंटू में 9650, ये आंसर आ जाएगा 0.1 फैराडे। तो 0.1 फैराडे का 0.1 फैराडे आपके पास यहाँ पर चीज़ें हुई है। अच्छा 1 फैराडे मतलब 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज। व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है, 96500 कूलम्स पर मोल। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपके पास, 1 फैराडे होता है। यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया। दिस मीन्स 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। तो कितने मोल्स टिन के डिपॉजिट हो गए होंगे, तो मोल्स कितने डिपॉजिट होंगे भैया आपके पास, दिस विल बी कितने मोल है, कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, दैट इज 5.95 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। ये आपके पास आ गया कितना मोल डिपॉजिट हुआ, दैट इज 0.05। ये हम स्टार्टिंग के अंदर भी कर रहे थे। तो कितना मोल डिपॉजिट हुआ भैया, ये हुआ 0.05 मोल्स। इतना मोल्स डिपॉजिट हुआ है आपके पास। अब अगर आप यहां पर क्वेश्चन को देखो, नाउ टू डिपॉजिट 0.05 मोल ऑफ टिन, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर रिक्वायर्ड। तो अगर 0.05 मोल आपके पास डिपॉजिट हुआ है तो इसके लिए 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई है, चेक कर सकते हो। 0.05 मोल के लिए 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है। तो 1 मोल के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, याद है इस इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी वो निकाल रहे हैं हम लोग यहां पर। तो 0.05 मोल के लिए 0.1 मोल की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो कैसे निकाल देंगे, फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.05, और ये निकल कर आएगा आपके पास, रफली निकल जाएगा बेसिकली 2 के बराबर। हालांकि एग्जैक्ट 2 ही आ रहा है, बट मैंने यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले रखी है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है SN 0 तक पहुँचने के लिए। तो पहले क्या रहा होगा, पहले +2 रहा होगा, है ना। अगर यहाँ पर आंसर आता 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर पहले क्या रहा होता भैया, SN +4 रहा होता। अब कितना रहेगा, पहले रहेगा भैया SN प्लस का 2, राइट। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना था। पूरा इंग्लिश के अंदर भी आंसर है, उसके बाद आपको इंग्लिश के अंदर भी आंसर मिल रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। सेशन आपको बस बढ़िया लग रहा है तो आप सेशन को ज़रूर लाइक करते जाइएगा। ये आज का आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल मैं आपको देता हूँ भैया होमवर्क में। और अगर आपसे ये होमवर्क हो जाता है तो जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नीचे की तरफ जा ही रही हो तो बीच में लाइक बटन आएगा, सेशन को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसका आंसर जानना चाहते हो तो यार आंसर्स को मैं हर एक शॉर्ट्स की फॉर्म में डाल रहा हूँ। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको इस लीग में दे रहा हूँ, उन सभी के सॉल्यूशंस आपको शॉर्ट्स की फॉर्मेट के अंदर मिल रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो, बिकॉज एग्जाम के अंदर तो कुछ भी आ सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले मैच में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।